सीरीज स्टार्ट होती है एक बारिश वाली रात से। और ये फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे नाइट अपने मिशन में जा रहे थे और फाइनली वो लोग अपने टारगेट को ढूंढ चुके थे। तभी नाइट का लीडर बोलता है, फाइनली तुम छुपना बंद कर चुके हो, ये पूरा 1 साल हो चुका है, तुमने पहले बहुत सारे लोगों को मारा है और इसके साथ साथ हमारे जैसे होली नाइट्स को चकमा देकर इतने समय तक छुपे रहे। बट अभी तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है, तुम अभी आगे से अपने हिसाब से एक्शन नहीं ले पाओगे। और यही लड़का हमारा मेन कैरेक्टर था और वो एक वेम्पायर भी है। फिर हमारे प्रोटेगनिस्ट को नीचे रखते हुए कहता है, तुम्हें भी गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मौत मेरे हाथों हो रहा है और तुम्हें मारने के बाद मुझे वेम्पायर स्लेयर टाइटल भी मिल जाएगा। तुम अभी तक जितने भी गंदे काम किए हो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ चर्च की तरफ से एक होली नाइट तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। तुम्हारा अपीयरेंस ही तुम्हारा सभी गुना को प्रूफ कर रहा है। तभी एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये पता है हम लोग ये पूरा टाइम बस तुम्हारे साथ खेल रहे थे। हम चाहे तो कभी भी तुम्हें कैप्चर कर सकते थे लेकिन हम लोग जानबूझ के तुम्हें कैप्चर नहीं किया। पता है क्यों? तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या होगा? हम लोग इतने टाइम तक चुप रहे और तुम्हें अपने मन मुताबिक काम करने को छोड़ दिए क्योंकि तुम एक एकलौता ऐसा वेम्पायर हो जो कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर अपेयर हुआ है ह्यूमन के सामने। इसलिए हम लोग तुम्हारे पकड़ने की प्रोग्रेस को स्लो कर चुके थे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिल सके और जब हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तब हमारा नाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट सोच रहा था, मुझे पता था ये लोग जितने दिखते हैं उतना शरीफ है नहीं, ये लोग बस बातों में ही होली नाइट्स है लेकिन इनका काम एक डेमन के जैसा है। और उसी टाइम हमारा प्रोटेगनिस्ट रियलाइज किया था ये पूरा वर्ल्ड एक जंगल है जहाँ पर स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं जबकि यहाँ पर सब कुछ पावर से ही डिसाइड होता है। इसलिए वो हमेशा से ही भागता रहा है सभी से और इस बार वो डिसाइड किया था कि अभी वो ना भागते हुए यहाँ पर होली नाइट के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन उसका ये फाइट करने का कोशिश नाकामयाब रहा क्योंकि यहाँ पर नाइट का पावर उससे बहुत ज्यादा था और वो होली नाइट उसे मारते हुए कह रहा था, तुम्हारा यहाँ पर जिंदा रहना हमारे चर्च के इमेज के ऊपर सवाल उठाएगा। बट हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट का आखिरी टाइम में भी वो चाहता था उसे एक और चांस मिल जाए। अगर उसे एक चांस मिल जाता है तो फिर वो सब कुछ ठीक कर सकता है। और कुछ टाइम बाद वो अचानक से जाग जाता है चिल्लाते हुए और जागने के बाद वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्लेस पर था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। आसपास देखते हुए यही सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या। उसे तो बीच में से काट दिया गया था और उसका 2 हिस्सा हो चुका था लेकिन फिर वो अपने हाथ को देखता है और देखने के बाद उसे पता चलता है वो अभी तक मरा नहीं है। ये फीलिंग उसे महसूस हो पा रहा था लेकिन उसे थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि अभी जो कुछ भी हुआ क्या वो सब कुछ ड्रीम था या फिर हकीकत था। लेकिन आसपास देखने के बाद वो रियलाइज करता है ये वही टेंट है जहाँ पर वो पहले रहा करता था और अभी तक होली नाइट उसके पीछे पड़े हुए नहीं थे। ये लगभग उसके मरने का 6 महीने पहले का सीन है और उसका ये सब कुछ पता चलने के बाद उसे फाइनली समझ आता है वो पास्ट में रिटर्न हो चुका है। लेकिन फिर अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, अगर ये मेरा दूसरा चांस है तो फिर मैं ये चांस को ऐसा जाया होने नहीं दूंगा। फिर वो बताता है वो ह्यूमन से बहुत दूर एक जंगल के कोने में रहा करता था और उसका यहाँ पर सर्वाइव करने का राज था। वो कभी भी अपने आप को ह्यूमंस के सामने नहीं लाया, वो हमेशा से ही छुपता रहा है क्योंकि वो बहुत ही वीक था, एक ऐसा वेम्पायर जिसका मौत कभी भी हो सकता है। वो बिल्कुल ही पावरलेस था और उसका नाम था यूजीन। वो कभी भी नेचर से ह्यूमन के ब्लड को नहीं पीना चाहता था लेकिन बहुत टाइम पहले उसका एक सिंगल मिस्टेक उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था और उसी के ही बाद से सभी होली नाइट्स का नजर उसके ऊपर पड़ चुका था। वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले और जितना ही छुप ले उसके पास हमेशा होली नाइट पहुंच जाते हैं चाहे कितना ही टाइम लग जाए। और इसी डर के वजह से वो 12 साल तक बस एनिमल्स के ब्लड से ही सर्वाइव किया है। अभी वो पास्ट में कैसे रिटर्न हो चुका है उसे खुद भी आइडिया नहीं था लेकिन उसे बस एक चीज पता था और वही सबसे ज्यादा मैटर करता था यहाँ पर, और वो है उसे एक और चांस मिला है अपने फ्यूचर को बदलने के लिए। वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकता था। अगर वो इस बार भी छुपने की कोशिश किया तो फिर इसका एंडिंग भी सेम ही होगा पिछले बार की तरह, यानी मौत। उसके पास बस एक ही चॉइस था, स्ट्रांग होने का, इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई उसे मार ना पाए। और उसके पास स्ट्रांग होने का एक रास्ता भी था, वो था वेम्पायर का रास्ता। उसने डिसाइड किया था वो अपना सर्वाइवल स्ट्रेटेजी चेंज करेगा अब से। इसलिए वो एक लेक के पास आ चुका था क्योंकि वेम्पायर किसी भी जानवर, मॉन्स्टर या फिर ह्यूमन का ब्लड पीने के बाद वो उसका पावर को कंज्यूम कर सकता है। तुम्हारा ओपोनेंट का ब्लड जितना स्ट्रांगेस्ट होगा उतना ही तुम्हें ग्रेट पावर मिलेगा। और उस लेक में रहता था एक मॉन्स्टर, एक खतरनाक मॉन्स्टर, तुम इसको ये फॉरेस्ट का मास्टर भी बोल सकते हो। फिर वो मॉन्स्टर बाहर आने के बाद तुरंत यूजिन के ऊपर अटैक कर चुका था लेकिन उस अटैक से यूजिन बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। फिर उस अटैक से डॉज करने के बाद मन में सोच रहा था अभी मेरा करंट बॉडी बहुत ही वीक है, मैं अभी बस उसके अटैक से डॉज ही कर सकता हूँ लेकिन मुझे अभी उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं उसके बॉडी में छोटा सा खरोच भी लगा देता हूँ तो फिर मैं वहां से ब्लड पीकर मैं उसके पावर को कंज्यूम कर सकता हूँ। इसलिए दौड़ते हुए वो मॉन्स्टर के
पास चला आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उस मॉन्स्टर के पास भी 6 आंखें थे दोनों साइड में, इसलिए वो आसानी से यूजिन को नोटिस कर चुका था। लेकिन अभी यूजिन था पावर का भूखा, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था उससे, और एक छोटा सा लकड़ी को हथियार बनाकर उसके ऊपर हमला कर रहा था। उसका आज तक का सर्वाइवल स्ट्रेटेजी अपने प्रेजेंस को मिटा देना था और सभी से छुप छुप के रहता था। लेकिन जबकि उसे पता है अगर वो इसी स्ट्रेटेजी में अभी भी रहा तो फिर वो इवेंचुअली मारा जाएगा, इसलिए उसके पास कोई भी रीजन नहीं था हेजिटेट होने का। उसे अभी एब्सोल्यूट पावर चाहिए था। लेकिन वो जिस हथियार से उसके ऊपर हमला किया था वो हथियार ही टूट चुका था, क्योंकि वो मॉन्स्टर का स्किन बहुत ही मजबूत था। उसके ऊपर छोटा सा खरोच भी लाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और जब यूजिन इसको रियलाइज करता है तब तक उसके ऊपर एक अटैक भी हो चुका था मॉन्स्टर के द्वारा। उस अटैक से चोट खाकर वो बहुत ही दूर जाके पड़ता है। उस अटैक से उसके पेट में एक चोट लग चुका था, बहुत ही गहरा चोट, और मुंह से खून भी आ चुका था। और सोच रहा होता है मैं ये मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर चुका था, लगता है ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, मैं उसके ऊपर छोटा सा खर्च भी कर नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फिर से आ चुका था यूजिन के ऊपर हमला करने के लिए। फिर हमें बताया जाता है इसके ऐसे मॉन्स्टर को रोमर्स कहते हैं। ये क्रिएचर डेंजन का मॉन्स्टर नहीं होते बल्कि एक वाइल्ड प्रेडिटर्स होते हैं। इन सभी मॉन्स्टर के अंदर एक माना क्रिस्टल होता है और ये ऐसे एरिया में भी अपीयर हो जाते हैं जहां पर माना बिल्कुल नहीं होता। बट इनके अंदर जो माना क्रिस्टल होता है वो बहुत ही प्रीसियस माना जाता है, जेम स्टोन से भी। और ये माना स्टोन ये सभी मॉन्स्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूजिन को माना क्रिस्टल मिल जाता है तो फिर उसका सिचुएशन वो चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बस डिफरेंस यही था कि यूजिन और ये मॉन्स्टर के बीच में पावर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर यूजिन ये मॉन्स्टर को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर चुका था। ये एक मास्टर लेवल का रोमर्स है, ये आसानी से यूजिन की लाइफ को ले सकता है, वो भी बिना स्क्रैच के। और हमें फाइट में दिखाई भी जा रहा था यूजिन उसके खिलाफ पावरलेस हो चुका था, और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसको वो लेग के नीचे ले जाता है अपने मुंह से पकड़ के उसके मुंह के अंदर। यूजिन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे एक और चांस मिल सकता है, जबकि मुझे रीबर्न होने का यहाँ पर चांस मिल चुका था एक बार, तो फिर दूसरा चांस भी मिल सकता है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से रिगेन करता है और कहता नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, और मैं कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया हूँ। मैं अपना पूरा लाइफ सबसे भद्दे तरीके से गुजारा हूँ, लोगों से छुप के और अपने प्रेजेंस को मिटाकर। लेकिन अभी नहीं, मैं अभी वो सब कुछ करूंगा जिससे करने के बाद मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मैं अभी फाइट को चूज करूंगा छुपने के बजाय। और हमें यूजिन को दिखाया जा रहा था जो कि वो मॉन्स्टर के मुंह के अंदर रहकर उसे ही अंदर खाई जा रहा था। और वो मॉन्स्टर का ऊपर का स्किन भले ही हार्ड हो लेकिन अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो आसानी से यहाँ पर ब्लड को पी सकता है, इसलिए वहां पर वो उस मॉन्स्टर का ब्लड को पीने लगता है। हम यहाँ पर यूजिन के अंदर का विल पावर को देख सकते हैं, और यूजिन जैसे उसके ब्लड को पिए जा रहा था उसका बॉडी रिकवर होने लगता है, और अपने सर के ऊपर उसका पुराना बाल भी आ चुका था। और वो ये भी जान चुका था लाइफ बस उसको एक ही अपॉर्चुनिटी देता है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे छोड़ नहीं सकता। अगर वो यहाँ पर हार मान जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हमें वो मॉन्स्टर के अंदर एक माना क्रिस्टल को दिखाया जाता है, जिसको पाने के लिए यूजिन आगे बढ़ ही जा रहा था और सोच रहा था सर्वाइव करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और पावरफुल बनना पड़ेगा, और पावरफुल बनने के लिए मुझे स्ट्रांग ओपोनेंट के ब्लड के ऊपर खड़ा होना है। और फाइनली वो जिनो क्रिस्टल को अपने अंदर कंज्यूम कर चुका था, और जैसे वो क्रिस्टल का पावर चला जाता है वो आसानी से कई हिस्सों में टूट चुका था। फिर हमें लेक के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ था, और उस ब्लास्ट के अंदर वो मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े को दिखाया जाता है। और यूजिन उस लेक से एक हीरो की तरह बाहर निकल रहा था, क्योंकि वो अपने आप को प्रॉमिस किया था अगर उसे एक और चांस मिलता है तो फिर वो कभी भी भागेगा नहीं बल्कि फाइट बैक करेगा। और हमें यूजिन के न्यू लुक को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैंडसम, और उसका बॉडी भी बन चुका था बिना जिम के, और उसके बॉडी के ऊपर कुछ टाटू भी अपीयर हो रहा था जिसका मीनिंग हमें बताया नहीं गया। ये खुद यूजिन के लिए भी एक मिस्ट्री था। वो अपने बॉडी को रिकवर करने के बाद खुद को ही देख रहा होता है और सोचता है मुझे बस ब्लड चाहिए था ये मॉन्स्टर का, क्योंकि अगर मैं ये मॉन्स्टर का ब्लड ले लेता तो फिर मैं पूरे फॉरेस्ट का मास्टर भी बन सकता था। बट मैं इसके माना क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, और ये रोमोर्स मॉन्स्टर का माना क्रिस्टल बहुत सारा माना को कंडेंस करके रखा था जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड था। इसका साइज और कलर दोनों ही डिफरेंट था। ये माना क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद मुझे एक एबिलिटी मिला है। ये एबिलिटी की मदद से मैं अपने स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर का खाल को ला सकता हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है ये मॉन्स्टर की तरह। अगर ये खाल को मैं पूरे बॉडी में अप्लाई कर देता हूँ तो फिर मैं बाहर सूरज में भी निकल सकता हूँ और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पिछले लाइफ में मर्सिनरी की वजह से मुझे ये मॉन्स्टर के बारे में पता चला था, क्योंकि ये मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कोई लोग जानता नहीं है, इसलिए जो भी इसके एरिया को आता है वो कभी बच के जा नहीं पाया। और यूजिन जब मर्सिनरी के साथ यहाँ पर आया था उनके ऊपर भी ये मॉन्स्टर ने हमला कर चुका था, लेकिन लकीली यूजिन को मॉन्स्टर का थोड़ा सा ब्लड मिल चुका था जिसकी वजह से वो सभी के साथ फाइट करके वहां से निकलने में कामयाब रहा। और उसी टाइम मुझे पता चला था ये मॉन्स्टर का ब्लड मेरे लिए कितना इफेक्टिव होगा। उसके बाद मैं डिसाइड कर चुका था मैं इस मॉन्स्टर का ब्लड को पीऊंगा, और तब तक पीऊंगा जब तक ये मर नहीं जाता। उस टाइम मुझे
मुझे कुछ पावर तो मिला था उसके ब्लड को पीने के बाद थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे लिए इतना भी इनफ नहीं था जिससे मैं होली नाइट को मार सकूं। मुझे अभी ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को रोकना पड़ेगा। जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाता मैं अपने ओपोनेंट को आसानी से मार सकता हूँ, तब तक मुझे बैटल को अवॉइड करना चाहिए। और बात रही वो होली नाइट की जिसका नाम था जोंग, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही थी। चाहे मैं जिस जगह में भी छुप जाऊं वो कैसे भी करके मुझे ढूंढ लेता था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होगा जिससे वो मॉन्स्टर या फिर अनडेड को ढूंढ सकता हो। इसलिए मैं पिछले लाइफ में छुपना पसंद करता था, लेकिन अभी मुझे अपने स्ट्रेंथ को गैदर करना पड़ेगा किसी होली नाइट के साथ एनकाउंटर होने से पहले। फिर वो आसमान को देखते हुए कह रहा था, बहुत जल्दी यहाँ पर सूरज आने वाला है। मुझे यहाँ पर मेरा न्यू पावर को टेस्ट करना था, लेकिन लगता है कि मेरा टाइम खत्म होते जा रहा है, इसलिए सूरज आने से पहले मुझे वापस जाना होगा। और तभी पीछे से कोई आवाज आता है और ये आवाज को सुनने के बाद यूंजी भी पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि पीछे से कोई कह रहा था इस जगह का जो फेक मास्टर था जो कि मेरे एरिया में आके एक ब्यूटीफुल लेक को नर्क बना चुका था, वो फाइनली मारा जा चुका है। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ वो इतना गंदी मौत मरा है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर आके मेरे एरिया में ब्लड फैलाया है, ये एक क्राइम भी है, इसलिए तुम्हें उसको पे भी करना पड़ेगा। फिर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मैं ये लेक का गार्डियन हूँ और ये जगह का नाम है मिरियाना लेक, और इस एरिया के रूल को तोड़ने की वजह से तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हारे ऊपर कर्ज लगाया जा सकता है और तुम्हारे बॉडी को बहुत सारे टुकड़े में काट देना चाहिए। और काश तुम मेरे ये सभी बातों को सुन सकते, लेकिन तुम मेरे कोई भी बात को सुन नहीं पाओगे। और हाँ, तुम्हारा जो पहले का लुक था टकला वेम्पायर, वो गजब था, यहाँ तक कि तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक स्पिरिट को सेंस करने के लिए, उसके प्रेजेंस को महसूस करने के लिए तुम्हारे पास एक स्पेशल स्किल को होना चाहिए। बट यूजिन इसको देख पा रहा था और फिर बोलता है, तुम कौन हो? एक टाइम के लिए तो स्पिरिट समझ नहीं पाता कि यूजिन किसको बोल रहा है, लेकिन फिर हंसता है और कहता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम मुझे देख सकते हो। बट रियलिटी में यूजिन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाता था और उसे फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? और ये सुनने के बाद वो स्पिरिट पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है तुम मुझे देख पा रहे हो? और यूजिन कहता है, हाँ मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। स्पिरिट फिर बोलता है, अभी मैं जो भी बोला तुम्हें वो सब कुछ भी तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, है ना? और फिर यूजिन कहता है, हाँ तुमने मुझे टकला वेम्पायर बोला था, मुझे ये भी याद है। ये सब कुछ जानने के बाद वो स्पिरिट तुरंत ही वहां पर सरेंडर कर देता है और कहता है, मैं एक वाटर स्पिरिट हूँ और मेरा नाम है मिरियान, ये प्लेस का ओरिजिनल मास्टर मैं हूँ। लेकिन 15 साल पहले ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका था और ये प्लेस को मेरे से छीन लिया था लड़ाई करके। उसके बाद मैं उसका स्लेव बन चुका था, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो मैं उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका था। और मैं उसे बोला था, अगर ये लेक गंदा हो जाएगा तो फिर कोई भी खाना यहाँ पर नहीं आएगा, और मेरा स्पेशलिटी वाटर ही है, क्योंकि मैं एक वाटर स्पिरिट हूँ। इसलिए वो मुझे जिंदा छोड़ दिया था ताकि मैं ये लेक को साफ कर सकूं और छोटे मोटे मॉन्स्टर यहाँ पर आ सके पानी पीने की वजह से। लेकिन तुम्हारे कारण ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अभी डेड हो चुका है और मैं ये प्लेस को प्यूरिफाई कर सकता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना ही देखा था, वो क्रोकोडाइल ने एक टकला बूढ़ा को खा रहा था। अब तुम ऐसा मत बोलना, तुम जानबूझ के तुम वो रूप को लिए थे ताकि तुम वो क्रोकोडाइल को मार सको। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम एक जीनियस होगे। तुम्हारे लुक की वजह से वो क्रोकोडाइल अपने गार्ड को डाउन कर चुका होगा और इसी का ही फायदा उठाकर तुम उसको मार सके आसानी से। लेकिन यहाँ पर यूजिन का उसके बातों पर ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने टाटू को देख रहा था जो कि अभी धीरे धीरे गायब हो रहा था। और इसको वो स्पिरिट भी देख रहा होता है और बोलता है, तुम्हारा टाटू तो बहुत ही अमेजिंग है, बट इसका मतलब क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? ये किस टाइप का टाटू है? क्या ये वॉरियर का सिंबल है या फिर किसी का नाम है? लेकिन यूजिन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था और बोलता है, ये टाटू मेरे साथ हमेशा से ही है, मैंने बनवाया नहीं है। यहाँ पर बस यूजिन को उसके लाइफ के बारे में कुछ ही चीज पता है। उसको ये पता है कि वो एक वेम्पायर है और उसे इतना याद है उसके पूरे बॉडी में टोटल 10 टैटू हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था उसे बिल्कुल याद नहीं है, जैसे कि कोई उसका मेमोरी को मिटा चुका हो वो पास्ट लाइफ में। इसके बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उसे बस सिंपल एक लाइफ चाहिए था जो कि वो अच्छे से गुजार सके। लेकिन अभी ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसे अभी जिंदा रहने के लिए उसे पावरफुल बनना पड़ेगा और अपने ओरिजिन के बारे में पता करना पड़ेगा। क्या ये टाटू कोई मार्क है या फिर कोई स्पेल है? ये सभी टाटू का मीनिंग क्या है? रियूजिन जाते हुए स्पिरिट को बोलता है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अभी तुम्हारा काम है ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और वहाँ स्पिरिट भी चौंक चुका था और कहता, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं बहुत समय बाद किसी से बात कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे कोई देख ही नहीं पाता, इसलिए मैं तुमसे और भी बात करना चाहता था। मैं बहुत ही बोर भी हो चुका हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे ही ऐसे लोग बहुत ही कम मिल रहे हैं जो कि स्पिरिट को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक ग्रेट चीज था कि कोई तो मुझे देख सकता है, कोई मेरे साथ बात कर सकता है, बट यहाँ पर तुम भी यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। फिर यूजिन उसे पूछता है, तुम तो ये प्लेस को फिर से प्यूरिफाई करने वाले थे और ये लेक को अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने वाले थे, लेकिन उस फ्रीड कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इसको
इसको प्यूरिफाई करने के लिए मेरा पूरा जिंदगी लग जाएगा। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे जैसा एक हैंडसम मैन को अपना पानी को ऑफर करूँ। मैं एक वाटर फेरी हूँ और मेरा पानी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। तुम एक बार टेस्ट कर सकते हो। अगर तुम अच्छा पानी पीने लगोगे तो फिर तुम्हारा स्किन ग्लो करने लगेगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं क्लीन वाटर के। उसके बाद वो अपने मुंह से उल्टी करने लग जाता है और बोलता है जल्दी से इसको पीना चालू करो और टेस्ट करके बताओ कैसा है। लेकिन ये चीज यूजिन को बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है और बोलता है गेट लॉस्ट और वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे स्पीड जाते हुए कहता है प्लीज मेरा भी वेट करो, मैं किसी भी वाटर को प्यूरिफाई भी कर सकता हूँ और उसको पीने के लायक पानी बना सकता हूँ। लेकिन यूजिन मना कर चुका था और कहता है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस स्पिरिट कहता है अगर मैं यहाँ पर उल्टी की जगह मुतने लग जाऊं तो फिर मैं ज्यादा पानी को प्रोड्यूस कर सकता हूँ और तुम उसको आसानी से पी सकते हो। वो बहुत ही क्लीन होता है। तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो फिर बताना मुझे। फिर बहुत दिनों के बाद हमें एक विलेज को दिखाया जाता है। बहुत ही छोटा विलेज था। वो विलेज का नाम था ब्रोडाइन विलेज। उस विलेज में रहने वाला अपने चिप को आके बता रहा था आप मेरे साथ आइए, यहाँ पर रेड आई मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर अपियर हो चुका है। और उसका चिप भी सुन के हैरान हो चुका था। फिर विलेज के बाहर हमें दिखाया था बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और सामने देखकर बहुत ही हैरान हो चुके थे। वहां पर उसका चिप भी आ चुका था। फिर हमें भी दिखाया था उसके आगे जहाँ पर बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े थे और विलेज में रहने वाले सभी बात कर रहे थे इतना सारा मीट वो भी एक ही दिन में, लेकिन ये किसने किया, क्या हमारे लिए इसको लेना सेफ होगा। फिर वहां पर एक बच्चा बोल रहा था मुझे पता नहीं ये रेड आई मॉन्स्टर क्या सोचने लगा है, वो यूजुअली 4 दिन में एक बार हमें देता है लेकिन अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, वक्त से पहले ही वो बहुत सारा मीट हमें दे चुका है। फिर हमें बताया जाता है एक मॉन्स्टर जो कि ये माउंटेन के नीचे ही रहता है लेकिन वो जगह ये विलेज से बहुत ही दूर पड़ता है। उसका नाम है रेड आई मॉन्स्टर। वो इसी विलेज के अराउंड ही रहता है और उसे यहाँ पर रहते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। उसने आज तक विलेजर को कुछ भी चोट नहीं पहुंचाया और उसके अलावा भी उसने बहुत बार ये विलेज का हेल्प भी किया है। तो यूजुअली बहुत सा शिकार करके हमें देता था मीट, इसलिए अभी कोई भी समझ नहीं पा रहा था वो रेड आई मॉन्स्टर क्या सोच रहा है अभी, क्योंकि अचानक से इतना सारा मीट देने का वजह उनको पता नहीं था। तभी उन सभी के सामने वही मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे विलेज में मैं आ सकता हूँ, क्योंकि ये था वेम्पायर और वेम्पायर बिना इनवाइट के किसी के एरिया में घुस नहीं सकते, इसलिए उनको घर के अंदर जाने के लिए उनको घर के ओनर का परमिशन चाहिए। फिर उसे चीफ परमिशन भी दे चुका था लेकिन मन में ये सोच रहा था मुझे लगता है ये बिल्कुल ही सेफ होगा और उसका विलेज में एंटर करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। जब वो 10 साल पहले पहली बार यहाँ पर अपेयर हुआ था तो सभी लोग उससे डर चुके थे, लेकिन जबकि वो यहाँ पर आने के बाद वो बहुत सारे एनिमल को भी लाया था अपने साथ और वो सभी एनिमल को हमें दिया था एक गिफ्ट के तौर पर। और इसी तरीके से विलेजर और ये रेड आई मॉन्स्टर के बीच में रिलेशन चालू हुआ था, बहुत ही अजीब सा रिलेशन। और वो विलेज का चीफ बोलता है तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो चुका है। फिर वो रेड आई मॉन्स्टर वो सभी विलेजर को बोलता है अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो फिर मुझे बोल सकते हो बिंदास, मैं बहुत टाइम तक आइसोलेशन में था और इसी दौरान मैं अपने तबियत को हील कर चुका हूँ। मैं बस यहाँ पर आया था मेरा ये गुड न्यूज को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे विलेज से मुझे बहुत ही हेल्प हुआ है, इसलिए मैं ये फेवर को रिटर्न करना चाहता था। फिर वो अपने आप को रिवील करता है, जो मास्क पहना था उसको उतारता है और विलेजर इसको देखने के बाद शॉक हो चुके थे और बोल रहे थे तुम कौन हो। और हमें दिखाया था यूजीन को जो कि कह रहा होता है अगर विलेज में कुछ होता है तो भी तुम बेझिझक मुझे बुला सकते हो। और वहां पर थोड़ा बहुत हैंडसम भी लग रहा था और इसी साइन की वजह से विलेजर का आंखें भी चौंध दिया जाती है। और सभी लोग यही सोच रहे थे कि हमारे विलेज में जो मॉन्स्टर रह रहा था, मतलब जिसको हम मॉन्स्टर सोच रहे थे, ये एक हाफ एल्फ ही होगा, क्योंकि 10 साल हो चुका है वो कभी अपने मार्क्स को उतारा नहीं है और हमको बिल्कुल पता नहीं था ये इतना गुड लुकिंग होगा। और हमें वाटर स्पीड को दिखाया जा रहा था जो कि जेलस भी हो रहा था शायद, और बोलता है यूजिन तुम इतने सारे एनिमल को इनको क्यों दे रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है। और इन दोनों के बीच में बात ये विलेज से आने से पहले हो रहा था। फिर वाटर स्पीड कहता है तुम एक वेम्पायर हो, तुम्हें ब्लड को पीना चाहिए। बट वहां पर यूजिन कहता है मुझे पता है मैं एक वेम्पायर हूँ लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में ये नहीं चलता, मुझे अपना फेस कभी ना कभी दिखाना ही था, तभी जाके वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बट अभी वाटर स्पीड मान नहीं रहा था और कहता है तुम वो विलेजर के साथ इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हो, तुम ऐसे भी बोले थे कि कुछ दिनों के अंदर तुम यहाँ से निकल जाओगे, अगर मेरा बात मानो तो फिर उन सभी को मार दो और सभी का ब्लड को पी जाओ। फिर यूजिन अपने मार्क्स को उतारते हुए कह रहा था मुझे भी यही लगा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर कुछ ऐसा काम है जिसे मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे पिछले लाइफ में यहाँ पर मर्सिनरीज आएंगे और ये विलेज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी को मार देंगे। वो लोग यहाँ पर आए थे एक बच्चे को ढूंढने के लिए और उसको किडनैप करके ये रीजन का जो लॉर्ड है उसके पास ले जाने के लिए आए थे। वो लॉर्ड का नाम था सार तिरुविन। लेकिन वो लोग विलेजर को ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सभी को पता चल चुका था कि ये लोग वो बच्चे को किडनैप करने आए हैं और वो भी लॉर्ड के नाम से। और वो लॉर्ड के प्रोफाइल को ज्यादा दाग ना लगे इसलिए वो सभी लोग को मार दिए ताकि कोई भी यहाँ पर विटनेस ना बचे। अगर यूजिन इसको रोकता नहीं है तो फिर उसका जो पिछला लाइफ था वो सच है तो वे जाएगा, जो कि यूजिन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसको इस लाइफ में बिल्कुल चेंज होना है और जितना भी इंसिडेंट पिछले लाइफ में हुआ था सभी को चेंज करना है। लेकिन ये बात वो वाटर स्पिरिट
को नहीं पता था। वो तो यही सोच रहा था, अगर ये सच बात है तो फिर इसको कैसे पता? फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये दाबा के साथ ऐसा कैसे कह सकता है? और यूजिन को कह रहा था, रियली ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा इसके ऊपर बिलीव करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग पूरे विलेज को खत्म कर देंगे। जितने भी लोग हैं उन सभी को मार देंगे। और मनी में कह रहा था, मैं यूजिन के साथ बहुत दिनों तक रहा हूँ अभी, लेकिन मैं अभी तक उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं कभी नहीं बता सकता। फिर यूजिन उसे कहता है, तुम जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ, मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले विलेजर का ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। उनके सामने ऐसा अपियर होना पड़ेगा जैसे कि मैं बिल्कुल ही हार्मलेस हूँ, मैं उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ, तभी जाके वो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तभी वाटर स्पिरिट कहता है, हाँ समझ गया मैं, लेकिन मैं अभी तक एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मर्सिनाइज का दवाई और विलेजर का ट्रस्ट जीतने के बीच में रिलेशन क्या है? लेकिन सडनली वो बोलते बोलते किसी से टकरा जाता है, क्योंकि वहां पर यूजिन रुक चुका था अचानक से। और वाटर स्पिरिट कह रहा था, तुम अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गए? लेकिन जब वो आगे देखता है, उसके आगे से बहुत सारे मर्सिनाइट्स जा रहे थे, और मर्सिनाइट्स भी यूजिन को नोटिस कर चुके थे और यही बात कर रहे थे कि ये कौन है, इतने घने जंगल में ये अकेला यहाँ पर कर क्या रहा है, और इसके बाल हवा में कैसे उड़ रहा है, क्योंकि उनको वाटर स्पिरिट दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरा मर्सिनरी कह रहा था, मुझे लगता है कि ये विलेज से ही होगा, हमें अभी करना क्या चाहिए? हम वैसे भी विलेज के ऊपर हमला करने ही वाले थे, चलो इसको भी खत्म कर देते हैं पहले, ये हैंडसम भी है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके पास एक प्रॉपर वेपन भी होगा, प्लस ये यहाँ पर अकेला भी है। लेकिन उनका जो लीडर था वो कहता है, ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा अगर वो चिल्लाने लगा, तो जल्दी से जाके उसे खत्म करो, उसको एक भी अपॉर्चुनिटी मत देना चिल्लाने के लिए। वहां पर यूजिन भी रेडी था उनके साथ फाइट करने के लिए, और वाटर स्पिरिट को साइड करते हुए अपने जलवे को दिखाना चालू कर देता है। उसके सामने से वो मशीनरी बिल्कुल ही पास आ चुका था अपना हथियार लेकर। उजिन के ऊपर अभी हमला ही होने वाला था, लेकिन तभी उसका आंखें रेड हो चुका था, और वहां पर उजिन की वजह वो मर्सिनरी का सर हवा में उड़ जाता है। फिर एक मर्सिनरी को मारने के बाद मिरियानो को कह रहा था, मतलब वाटर स्पिरिट को कह रहा होता है, तुम जरा गौर से सोचो, मुझे विलेजर का ट्रस्ट को जीतना है, इसलिए मैं अपने आप को उनके आगे सस्पिशियस भी नहीं दिखाना चाहता। आफ्टर ऑल यहाँ पर मैं सभी मर्सिनरीज को मारने वाला हूँ। और इस दौरान यूजिन का फॉर्म वेम्पायर मोड में आ चुका था। इसके बाद से वो मर्सिनरीज को पता चल चुका था ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक ब्लड थर्स्टी वेम्पायर है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग डरते नहीं है, वो आगे आते हुए कहते, वेम्पायर हमें इसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो फिर चर्च हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है और हमें बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। और मर्सिनरी के बीच में एक मेंबर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है अपने स्वॉर्ड के साथ, लेकिन उसके स्वॉर्ड को यूजिन आसानी से पकड़ चुका था और उसे छोटा सा खरोच भी नहीं लगता, क्योंकि उसके हाथों के ऊपर एक मोटा सा खाल आ चुका था और दूसरे हाथ से उसके पास आ चुका था मारने के लिए, और एक ही सेकंड में उसके सर को उड़ा देता है उसके शरीर से। लेकिन एक को खत्म करने के बाद एक दूसरा आ चुका था, जो कि उसके ऊपर हमला करते हुए बोल रहा था, ये कोई ऑर्डिनरी वेम्पायर नहीं है, मुझे लगता है कि हम अभी इसको जिंदा पकड़ नहीं सकते, हमें इसको मारना ही पड़ेगा, अगर मार कर भी हम चार्ज को सबमिट कर देते हैं तो फिर हमें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यूजिन जो स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था उसको घुमाता है और उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन उसके साथ एक और मर्सिनरी आ चुका था उसके ऊपर हमला करने के लिए और बोलता है, हम लोग तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं, तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते, इसलिए अभी बोल रहा हूँ हार मान जाओ, तुम हम सभी को एक साथ मार नहीं सकते कभी भी। और वो एक गदा वाला हथियार को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके हथियार को यूजिन एक हाथ से पकड़ लेता है। अभी यूजिन का ताकत बहुत ही बढ़ चुका था, इसलिए वो मर्सिनरी अपने हथियार को वापस भी नहीं ले पा रहा था, और अभी वो बहुत ही डर भी चुका था, क्योंकि वो इतना पावरफुल अपना ओपोनेंट कभी नहीं देखा। फिर यूजिन कहता है, तुम्हें पता है अभी रात होने वाली है और मैं एक वेम्पायर हूँ, तुम्हें पता ही होगा रात में वेम्पायर का पावर बहुत गुना बढ़ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर भी हमला करके उसको भी खत्म कर देता है। और अभी यूजिन पूरे ब्लड से नहा चुका था और उसके चारों तरफ लाश ही पड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर बहुत सारे मर्सिनरी हमला करने के लिए रेडी थे। तब भी यूजिन डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर था, वो अकेला इन सभी को नहीं पढ़ सकता है अभी। और मर्सिनरी से बात कर रहे थे, हम एक एक करके नहीं जाते, ये एक मॉन्स्टर है, इसलिए हम सभी को कोऑपरेट करना पड़ेगा और एक साथ इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। फिर यूजिन इन सबको निपटने के बाद तभी जगह वो विलेज में गया था, वो एनिमल्स को डिलीवर करने के लिए, और तभी वो विलेजर को लेकर उस जगह में आ जाता है जहां पर मर्सिनरी को वहां पर मारा था। और विलेजर आते ही ये सभी नजारे को देखते हैं और वो लोग भी बहुत ही चौंक चुके थे और बातें कर रहे थे ये किसका काम है, लेकिन जो भी हो इन सभी को बहुत ही गंदी तरीके से मारा है। फिर वो विलेज का चीफ बोलता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है, मतलब रेड आई मॉन्स्टर? और उसके जवाब में यूजिन कहता है, नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मैं जब हंट करके वापस आ रहा था तब मुझे ये सभी बॉडी मिला था और उनके घावों को देखकर लग रहा है कि इन लोगों को ब्लैक उल्फ हमला कर चुके हैं। और जब विलेजर्स वहां पर पड़े हुए उल्फ के बॉडी को देखते हैं वो भी पहचान चुके थे, ये जंगली उल्फ्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये लोग किसी भी इंसान को एक झटके में मार सकते हैं। और यूजिन कहता है, यहाँ पर इससे भी बहुत ही ज्यादा थे ब्लैक उल्फ्स, और मैं जब यहाँ पर आ रहा था तब ये मर्सिनरीज का डेड बॉडी को खा रहे थे। और जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कुछ भेड़ियों को मैं मार चुका हूँ, लेकिन कुछ भेड़िया ऐसे भी हैं जो कि भाग चुके थे, वो जरूर से दूर से हम सभी को देख रहा होगा। और वहां पर विलेज चीफ कहता है, ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम अकेले होके इन सबको कैसे मार दिए? क्योंकि अभी भी उसको शक
हो रहा था कि ये मर्सिनाइज को भी रेड आई मॉन्स्टर ने ही मारा होगा। बट तभी वो मर्सिनाइज का बॉडी देखकर बाकी के विलेजर कह रहे थे, विलेज चीफ, हम लोग जांच कर चुके हैं, इसके बॉडी में वाकई में उल्फ के पंजे के निशान है और सेम निशान सभी मर्सिनरी के बॉडी के ऊपर ही था। और ये सब कुछ देखने के बाद वो विलेज का चीफ अभी भी थोड़ा यकीन नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पर कुछ भी प्रूफ नहीं था जो कि प्रूव कर सके ये रेड आई मॉन्स्टर ने ये सभी मर्सिनरी को मारा है। और वैसे भी ये ब्लैक होल्स खूंखार तो होते हैं लेकिन पहले अटैक नहीं करते, वो लोग ऐसे ही किसी मर्सिनरी के ऊपर अटैक तो नहीं कर देंगे, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। लेकिन अभी कोई प्रूफ ना होने की वजह से विलेजर का चीफ कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट किया। और रीजन कहता है, कोई बात नहीं, यह होता रहता है, लेकिन तुम डेड बॉडी के साथ क्या करोगे मैं तुम्हें बता दिया, क्योंकि मैं ये डेड बॉडीज को यहाँ पर अकेले छोड़ नहीं सकता। और वो चीफ कहता है, मुझे लगता है कि इन सभी के बॉडी को हमें गांव में ही दफना देना चाहिए। और पीछे पीछे वाटर स्पिरिट कह रहा था, यूजिन तुम यहाँ पर हर टाइम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उल्फ्स मर्सिनरी के मरने के बाद ही अपेयर हुए थे और उल्फ्स को भी तुमने ही मारा था जानबूझ के, ताकि तुम ऐसा प्रिटेंड कर सको कि उल्फ ने मर्सिनरी के ऊपर हमला कर चुका था और तुम ही थे जो कि उल्फ को लेकर उनके दांत और नाखून को डेड बॉडी के ऊपर निशान लगा रहे थे। ये एक अच्छा टेक्निक है अपने क्राइम को छुपाने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने क्राइम को छुपा क्यों रहा है। ये तो एक वेम्पायर है, इसका काम ही है मर्डर करना, इसे अपने इमेज के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए था। अभी इसको देखकर लग रहा है कि इसके पास कोई प्लान होगा जिसकी वजह से सब कुछ उसे करना पड़ रहा है। फिर यूजिन वो विलेज के चीफ को कहता है, हाँ एक और बात मुझे तुम्हें बतानी थी, मैं ये सभी डेड बॉडी को सर्च किया था ताकि उससे कुछ पता चल सके हमको उनके फैमिली के बारे में और वो लोग कहाँ से आए हैं, फिर हम लोग उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन सबके डेड बॉडी के अंदर मुझे एक लेटर मिला था, तुम चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। वो लेटर के ऊपर एक सील लगा हुआ था जो कि तिरुइन सील था। इसको तुरंत ही देखने के बाद विलेज का चीफ समझ चुका था ये लेटर लॉर्ड तिरुइन से आया है। फिर लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत ही चौंक चुका था और सभी को कहता है, फेलिड, यहाँ पर फेलिड कहाँ पर है, हमें जल्दी से उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन फेलिड यहाँ पर आया नहीं था और बाकी के गांव वाले कहते हैं फेलिड अभी भी विलेज में ही है। फिर विलेज का चीफ कहता है कि लेटर के हिसाब से ये फेलिड लॉर्ड तिरुइन का वही यूजिलेस बेटा है। और हमें विलेज पर दिखाया जाता है जहाँ पर फेलिड वहां पर आराम से बैठे हुए खाना खा रहा था। ये मर्सिनाइज भी उसको लेने के लिए ही आए थे और सभी लोग ये सुन के चौंक चुके थे, क्योंकि अगर फेलिड सार तिरुइन का बेटा है तो फिर वो भी एक नोबेल हुआ और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो एक नोबेल है। फिर हमें कुछ टाइम पहले दिखाया था जहाँ पर यूजिन वो मर्सिनाइज को मार रहा था और उनका कैप्टन इन सबको देखकर बहुत ही डर चुका था और उसे पूछता है, तुम कैसे इन सभी को मार चुके हो, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो, मेरे टीममेट्स इतने भी कमजोर नहीं है कि तुम एक झटके में उन सभी को मार सको। लेकिन वहां पर और भी सोल्जर्स बाकी रह चुके थे और उनका कैप्टन उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, अगर हम वापस चले भी जाए तो भी हमें मार दिया जाएगा, इसलिए हमें मरने तक यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। तुम सभी को हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो एक मॉन्स्टर भी है तो भी उसके पास दो ही हाथ दो ही लेग है, इससे तुम लोग एक एक करके मत जाओ बल्कि एक साथ जाओ। वो एक साथ किसी को भी संभाल नहीं पाएगा, लेकिन एक साथ जाने के बाद भी यूजिन सबको संभाल लेता है। और उनका कैप्टन भी बहुत डर चुका था और यही सोच रहा था कि ये वेम्पायर अचानक से यहाँ पर अपेयर कैसे हो गया और इसको अभी अपेयर होना था, अगर थोड़ा देर बाद अपेयर होता तो फिर चल जाता मुझे। और उसके बाद वो पीछे से यूजिन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन यूजिन उसको नोटिस कर चुका था और एक जबरदस्त लात उसके पेट में मार देता है, जिससे वो पेड़ में जाकर टकरा जाता है। उसके पास और पावर नहीं था फिर से उठ के यूजिन के साथ लड़ाई कर सके, इसलिए कहता है, प्लीज अभी रोक दो, मेरे सभी टीममेट मारे जा चुके हैं, तुम इससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, मुझे प्लीज छोड़ दो। और अभी तक उस कैप्टन को पता चल चुका था कि यूजिन यहाँ पर स्टार्टिंग से यही प्लान कर रहा था पूरे मर्सिनरी ग्रुप को खत्म करने के लिए। फिर ये पता चलने के बाद वो यूजिन को पूछता भी है, क्यों तुम हम सबको टारगेट क्यों कर रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर आए थे बस हमारे जॉब को कंप्लीट करने के लिए। और तभी यूजिन उसके पास आते हुए कहता है, मुझे जानना है तुम्हारा ये जॉब क्या है, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो और वो विलेज की तरफ क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो विलेज मेरा है, अगर तुम विलेज को कुछ भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो भी तुम अपने आप को नर्क में पाओगे। फिर कैप्टन इस बात से बहुत डर चुका था और कहता, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था वो विलेज तुम्हारा है, अगर ये बात मैं पहले से जानता तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता, हम लोग तो यहाँ पर बस एक हीरोइन फैमिली का एक यूजलेस बेटे को ढूंढने आए हैं जो कि इस विलेज में छुप के बैठा हुआ है। सभी लोग यही सोचते हैं कि वो मिसिंग हो चुका है, लेकिन वो अपने आइडेंटिटी को हाइड करके इस विलेज में आ चुका है, हम लोग बस उसको लेने के लिए ही यहाँ पर आए थे। और यूजिन कहता है, मैं कैसे तुम्हारे बात को सच मान लूं, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, मुझे तुम्हारी रियल इंटेंशन को जानना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजन ही नहीं बनता, तुम्हारा इतना बड़ा ग्रुप बस एक छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए आया है, तुम उसको छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा प्लान क्या होगा, तुम्हें पूरे के पूरे विलेज को खत्म करना चाहते हो है ना। लेकिन वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम हम सबको गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सच बात बताता हूँ, एक्चुअल में हम लोग को तिरुइन फैमिली का लॉर्ड ने ऑर्डर नहीं दिया, हमारा क्लाइंट का नाम है कामारा तिरुइन
एंड भर्थल ट्यूरिन, ये दोनों लॉर्ड के बेटे हैं, यानी तुम बोल सकते हो वो यूजलेस बेटे के ब्रदर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को हायर किया गया कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से और उस यूजलेस बेटे को किडनैप करने के लिए। और हमारा इतना बड़ा पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे विलेज को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि हमें इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करना था। इसलिए कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किए थे। अभी मैं तुमको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो अभी। और यूजिन मन में सोच रहा था, मुझे पता था वो जरूर से इसमें इन्वॉल्व होगा ही। भर्थल तिरुइन ये वेम्पायर हंटर स्क्वाड का कमांडर है और वो एक ऐसा नाइट है जो कि पिछले लाइफ में मुझे बहुत ही परेशान किया था। और वो एक नाइट होने की वजह से वो कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि पूरे के पूरे विलेज को खत्म कर दो। ये डिसीजन जरूर से ये मर्सिनरीज का ही होगा, पूरे विलेज को खत्म करना। और ये सभी इंसिडेंट की वजह से पालाडिन मुझे ढूंढ लिया था, क्योंकि बहुत सारे नाइट्स यहाँ पर सर्च के लिए एक्टिवेट हो चुके थे। और उसका रीजन था पूरे के पूरे विलेज खत्म हो चुका था। उनको लग रहा था मैं पूरे विलेज को खत्म किया हूँ। और अभी भी उसका कैप्टन अपने जान का भीख मांग रहा था और कहता है मुझे अगर पहले से पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। मुझे बस यहाँ पर लगा था कि मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का, इसलिए मैं ये मिशन को सिलेक्ट कर चुका था। फिर ओजिन इन सबको सुनने के बाद और कहता है ऑल राइट, और पीछे मुड़ के चलने लगता है। और उसका कैप्टन पूछता है क्या तुम सच में मुझे जान से नहीं मारोगे, मुझे जिंदा छोड़ दोगे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यूजिन का छोड़ने का प्लान ही नहीं था। वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसके सर को बॉडी से अलग कर देता है। और वाटर स्पीड वहां पर कह रहा था तुम्हारा मारने का अंदाज मुझे पसंद आया। ओजिन उसको मार चुका था क्योंकि उसे पता था कि ओजिन एक वैम्पायर है, वो ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकता था। प्लस यहाँ पर वुल्फ्स भी आ चुके हैं, मुझे उसका काम भी निपटाना पड़ेगा। फिर हम प्रेजेंट में सभी विलेजर को दिखाते हैं जो कि चीफ को बोल रहा होता है चीफ क्या तुमने जो बोला वो सच है? फेलिड एक नोबेल है। और चीफ कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जितने भी डेड बॉडी पड़ा है मर्सिनरीज का, वो लोग गार्ड बन के यहाँ पर आए थे फेलिड को वापस ले जाने के लिए। लेकिन अभी विलेजर का बहुत सारा क्वेश्चन था, क्योंकि फेलिड का जो मदर था वो पिछले साल ही मर चुके थे और फेलिड 5 साल पहले ये गांव को आया था। और चीफ उस लेटर को देखते हुए कह रहा था मर्सिनरी से भी डेड हो चुके हैं, अभी हम क्या करें? और वहां पर ओजिन आते हुए कहता है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो फेलिड, उसको लॉर्ड की कस्टल में छोड़ना है ना? तो विलेज का चीफ कहता है हाँ तुमने सही कहा। और यहीं पर ही ओजिन का अपॉर्चुनिटी था, इसलिए वहां पर कहता है हालांकि मर्सिनरीज यहाँ पर मर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं उसे ले जा सकता हूँ और जितने भी उल्फ आएंगे मैं उसको किल भी कर पाऊंगा। फिर विलेज का चीफ पूछता है तो फिर तुम्हारा मतलब तुम फेलिड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम नहीं करना चाहते तो फिर मत करो, हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन यूजिन कहता है कोई बात नहीं, और मैं एक नाइट हूँ, नाइट होने के नाते किसी भी हेल्प को मैं मना नहीं करता। और वाटर स्पीड भी कह रहा होता है यूजिन तुम हर एक अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ते, तुम उसका अच्छे से फायदा उठाना जानते हो। लेकिन जब वो सुनता है कि यूजिन एक नाइट है तो वो भी चौंक चुका था और कहता है क्या अब ये कहाँ से आ गया? और बाकी सब विलेजर भी चौंक चुके थे और कहते हैं नाइट, तुम एक नाइट हो? और सबसे फनी था वाटर स्पीड का रिएक्शन, जो कि बोल रहा था यूजिन तुम बोल क्या रहे हो, तुम झूठ के ऊपर झूठ बोले ही जा रहे हो, तुम्हें पता है ये बात को कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन यूजिन कहता है सॉरी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अभी अपने आप को इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मेरा नाम है जांग यूजिन, यूजिन फैमिली से। और वाटर स्पीड तो कह रहा था तुम्हारी ये बात को कौन ही यकीन करेगा, तुम क्या लोगों को इतना बेवकूफ मानते हो कि वो लोग तुम्हारी ये बात को यकीन कर लेंगे? बट वहां पर विलेजर सच में उसके बात को यकीन कर चुके थे और बोल रहे थे क्या ये रेड आई मॉन्स्टर एक्चुअल में एक नोबेल है? और दूसरा कोई कहता नहीं ऐसा तुम बोल नहीं सकते, ये बहुत ही रूड होगा उनके लिए, तुम उनको सार यूजिन बुलाओ। तभी वाटर स्पीड उसको कहता है यूजिन मुझे पता ही है कि झूठ है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? फिर यूजिन कहता है तुम विलेजर का रिएक्शन देखो, उनके रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा है वो लोग कभी भी एक रियल नोबेल को नहीं देखे हैं आज तक। वो लोग तो अभी तक ये तक विश्वास नहीं कर पाए हैं कि उनके गांव में जो बच्चा रहता है वो एक नोबेल है, इसलिए वो अभी मेरे बातों को यकीन भी कर सकते हैं। अगर वो एक नोबेल हो सकता है तो फिर मैं भी एक नोबेल हो ही सकता हूँ। वो लोग कभी भी डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे एक नोबेल और एक कमनर के बीच में। फिर सभी विलेजर यूजिन के पास आते हुए कहते हैं सारे यूजिन क्या ये बात सच है, तुम एक नाइट हो? तो फिर आखिरकार आप 10 साल तक ये माउंटेन में क्यों रह रहे थे? अभी मैं समझ चुका हूँ, आप अपने बॉडी को हील करने के लिए यहाँ पर आए थे और सबसे छुप के यहाँ पे अपने बॉडी को हील कर रहे थे। आपको चोट जरूर से नाइट ट्रेनिंग के वक्त ही लगा होगा, या फिर कोई आप अलग सा ट्रेनिंग करते हो जो कि नाइट यूजुअली नहीं करते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग, क्या आप हमें बता सकते हो इसके बारे में? और यूजिन कहता है यहाँ पर बहुत सारे रीजन है मेरे लिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था, और मैं सभी लोगों से रिश्ता तोड़कर यहाँ पर आया था फॉरेस्ट में रहने के लिए। और उसके चारों तरफ विलेजर बोल रहे थे मुझे ऐसा ही लगा था जब मैं आपको पहली बार देखा था, तब से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही डिफरेंट हो और आप बहुत ही काइंड भी हो, बहुत सारे खाना हमारे जैसे विलेजर को दे रहे थे, और आपका नाइट स्वॉर्डमैनशिप की वजह से आप इतने सालों तक फॉरेस्ट में अकेले जिंदा रह पाए। मुझे भी यकीन हो चुका है आप सच में एक बहुत ही पावरफुल नाइट होंगे, लेकिन हमारा विलेज बहुत ही गरीब है, इसलिए अब तक जो भी आपने किया है हम उसको प्रॉपरली रिवार्ड नहीं कर सकते। लेकिन यूजिन कहता नहीं मुझे कोई भी रिवार्ड नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ रिवार्ड की वजह से नहीं किया था, ये बस मेरा हेल्प था एक नाइट होने के नाते, और मेरा चोट अभी हील हो चुका है, इसलिए मैं मेरा
आइडेंटिटी को सभी के सामने रिवील कर पाया। अगर ये ज्यादा ना हो तो फिर मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। अभी बहुत ही लेट हो चुका है, इसलिए अगर आप परमिशन दो तो फिर मैं आपके विलेज में रह सकता हूँ। तभी विलेज का चीफ कहता है यहाँ पर पूछने की भी बात नहीं है, आप जब चाहे हमारे विलेज में आ सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। हम बहुत ही किस्मत वाले होंगे जहाँ पर हमारे विलेज में एक रियल नाइट आया है। आप चाहो तो आज का रात मेरे घर में भी रह सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग यूजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजिन घर के खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसी घर में पिछले रात को बिताया था। और फॉरेस्ट मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे जो एबिलिटी मिला था स्किन रीइंफोर्समेंट, उसको वहां पर टेस्ट कर रहा था। उसका यूज करने के बाद वो आराम से सनलाइट के अंदर भी जा सकता है। वो इस एबिलिटी से अपने पूरे स्किन को छुपा सकता है, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जाता है और इसके वजह से कोई भी मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि दिन के अंदर भी मैं बाहर घूम सकता हूँ। तभी वाटर स्पीड कहता है, मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, बट मैं इतना बोल सकता हूँ तुम एक बहुत ही स्मार्ट वेम्पायर हो और उसके साथ बेवकूफ भी। कब काम बोल देते हो कुछ समझ नहीं आता। तुम अपने आप को नाइट बोले, लेकिन तुम अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानते हो। तभी यूजिन उसे बताता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उनको पता चल जाए कि मैं कोई नाइट नहीं हूँ, बट मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वाटरस्पीड उसे साफ साफ पूछ लेता है, मुझे तुम बता सकते हो तुम्हारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल। तुम 10 साल तक यहाँ पर सबसे छुप के एक जगह पर रह रहे थे, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पर बाहर निकले और फॉरेस्ट का मॉन्स्टर को भी मार दिया। फिर ये विलेजर के साथ दोस्ती कर ली। इतना ही नहीं बल्कि उसके रिक्वेस्ट को भी उठा लिया, मतलब वो नोबेल का जो बेटा था उसको अपने घर तक छोड़ने का प्रॉमिस कर लिया। तभी कोई वहां पर आ जाता है और कहता है, सारे यूजिन हम लोग रेडी हो चुके हैं, आप जब भी चाहो यहाँ से निकल सकते हो। फिर यूजिन वाटरस्पीड को कहता है, तुमने देखा ये लोग मुझे सार बुला रहे हैं, मैं यहाँ पर एक स्टेटस भी पा चुका हूँ एक ही रात में। कभी कभी ह्यूमंस एक पर्सन का स्टेटस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उसके अच्छे बातों की वजह। तुम यहाँ पर जितना चाहे झूठ बोल सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम एक बार स्टेटस ले आए अपने सामने तो फिर तुम्हारा हजारों झूठ भी एक दो में बदल जाएंगे। और एक बात यह कि इकलौता विलेज होगा जहाँ पर मेरा ये झूठ को ये सच्चाई मान चुके हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में नोबेल्स को इतना भी अच्छा नहीं माना जाता और वो लोग मेरा झूठ को पकड़ भी लेंगे, क्योंकि उनको पता है नोबेल किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से रहते हैं। इसलिए मैं अभी से ये झूठ को मैं सच में बदलने जा रहा हूँ। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज का चीफ यूजिन को कह रहा था, सारे यूजिन मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ लिख दिया है, ताकि वो लोग आपको गलत ना समझे। और उस बच्चा फेलिड, प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर हमें वो बच्चे को दिखाया था जिसका नाम था फेलिड और वो भी अपने सामान को पैक करके वहां पर आ चुका था और बोलता है, सारे यूजिन मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। और यूजिन ये झूठ को सच में बदलने के लिए उसे एक हाई स्टेटस चाहिए। उसके बाद कहता है, तो भी तुम्हारा नाम है फेलिड, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, मेरा नाम है जान यूजिन। और यूजिन का प्लान था वो फेलिड का यूज करके वो एक रियल नोबेल बन सके। फिर वो लोग उस विलेज से निकल जाते हैं अपने सफर की तरफ और ऐसे ही चलते हुए वो बहुत दूर आ चुके थे और कुछ देर और चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंच चुके थे जो कि एक विलेज था। और तभी वहां पर यूजिन कहता है, क्या ये विलेज का नाम ब्रह्मस है? और फेलिड कहता है, हाँ मुझे तो यही लगता है, ये साइन बोर्ड में यही विलेज का नाम लिखा है। और इसको देखने के बाद यूजिन उसे पूछता है, तो फिर तुम पढ़ भी सकते हो? तभी फेलिड कहता है, हाँ मैं जब छोटा था तब मेरा मदर पढ़ना लिखना सिखा दिए थे मुझे। हालांकि जो मेरा मदर का स्टेटस था वो बहुत ही लो था, इसलिए वो फॉर्मल तरीके से एजुकेशन को नहीं लिए, लेकिन उनके पास कोई ऐसा था जो कि उनसे बहुत ही प्यार करता था और वो एक नोबेल था, इसलिए मेरी मदर को उन्होंने लिखना पढ़ना थोड़ा सिखाया है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो जिस पर्सन की बात कर रही थी वो सार तिरिविन हो गए। फिर तभी वाटरस्पीड कहता है यूजिन को, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तुम उसको पूछ सकते हो कि वो भी तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दे। और तभी यूजिन डायरेक्टली पूछ लेता है, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आता है तो फिर तुम क्या मुझे सिखा सकते हो पढ़ना लिखना? और फेलिड भी वहां पर चौंक चुका था इसके बात को और कहता है, आप तो एक नाइट हो, आपको पहले से ही पढ़ना आना चाहिए था, लेकिन क्यों आप मेरे से क्यों सीखना चाहते हो? फिर तब यूजिन अपना एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है, मैं एक नाइट हूँ, पता है मुझे, ये तो बस एक शो के लिए है, लेकिन मेरा जो फैमिली है वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है और तब से लेकर आज तक मुझे ये पढ़ाई जिंदा नहीं रखा है, बल्कि एक स्वॉर्ड जिंदा रखा है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं कभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और फेलिड वहां पर कह रहा था, मुझे नहीं लगता आपका फैमिली अभी तक गिरा होगा, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल हो और बिना फैमिली के कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर यूजिन कुछ नहीं बोलता, बस मन में सोच रहा था, तुम मेरे ऊपर डाउट कर सकते हो, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली बिलीव भी कर लोगे। अगर तुम एक बार किसी का ट्रस्ट को गेन कर लेते हो तो फिर वो धीरे धीरे और भी थिक होता हुआ जाएगा, जिससे तुम किसी भी झूठ को छुपा सकते हो। और इसके एक्टिंग को देखते हुए कह रहा था वाटरस्पीड, तुम्हारी एक्टिंग तो टॉप नॉच है, लेकिन तुम अभी बहुत ही झूठ बोलने लगे हो, इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर शक कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो फेलिड को देखता है, वहां पर फेलिड पूरी तरह से यकीन कर चुका था सारे यूजिन के बात में, और वहां पर वाटरस्पीड सोच रहा था,
ये ह्यूमन कितने बेवकूफ होते हैं, एक छोटा सा झूठ को भी पकड़ नहीं सकते। ये लोग कैसे इसके झूठ के ऊपर बिलीव कर सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और फिर फेलिड कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा सर यूजिन, अगर सच बताऊं तो फिर मैं आपके ऊपर डाउट कर रहा था, क्योंकि गाँव में सभी लोग आपको मॉन्स्टर कहते हैं एक नोबेल की वजह, और मैं कभी आपको देखा भी नहीं, इसलिए मुझे उनके बातों पर यकीन करना ही पड़ा। लेकिन जब मैं अपने आंखों से आपको देख रहा हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप एक मॉन्स्टर हो। और अगर आप एक वॉरियर बैकग्राउंड से आते हो तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि आप स्टडी करना छोड़ चुके हो, या फिर स्टडी में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं आपको सीक्रेटली सब कुछ सिखाना चाहूंगा जो मेरे से हो सके, जिसके बाद से आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे सबके सामने, और अपने आप को हमेशा नोबेल कह सकते हो। इसलिए आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे, आप चाहो तो। लेकिन यूजिन तभी कोई नोटिस करता है और तुरंत ही एक एरो को पकड़ लेता है जो कि फेलिड की तरफ आ रहा था और बस 1 सेंटीमीटर ही दूर था उसके आंखों से। और जब फेलिड रियलाइज करता है कि उसके ऊपर हमला हो चुका है, तब कुछ सेकंड बाद उसका रिएक्शन निकलता है और वो वहां पर नीचे भी गिर चुका था, लेकिन सामने देखने पर वहां पर बैंडेड आ चुके थे और वो लोग बात कर रहे थे। मैं तुम्हें कहा था तुम प्रॉपरली ये तीर को चलाओ, जैसे कि ये मिस नहीं होना चाहिए। और जो तीर को शूट किया था वो कहता है, मैं बिल्कुल ही वैसा ही किया था जैसे तुमने मुझे सिखाया था, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं किया हूँ। और इन सबको देखने के बाद फेलिड बहुत ही डर चुका था और कहता है, ये लोग तो बैंडिट हैं, मतलब लुटेरे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, तुम यही सोच रहे होगे कि हम लोग लुटेरे हैं या फिर नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल कर देता हूँ। तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सबको नीचे रखो। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करते तो फिर तुम सेफ हो। अगर कुछ हरकत करने की कोशिश की तो फिर तुम दोनों अगले ही पल मारे जाओगे। लेकिन उसके बाद खत्म हो पाता उससे पहले यूजिन उसके पास आ जाता है और अपने चाकू से उसके सर को उड़ा देता है और उसका सर उछलते हुए फेलिड के पास पहुंच चुका था। फेलिड इसको देख के बहुत ही घबरा चुका था, क्योंकि उसके लाइफ में कभी भी ये खुलेआम कत्ल नहीं देखा है। वो लुटेरे के बॉस मर जाने के बाद बाकी के मेंबर्स बहुत ही डर चुके थे। उनके बॉस को मारने के बाद यूजिन कहता है, मैं यहाँ पर जो चाहूँ कर सकता हूँ, अभी मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और मुझे छुपने की जरूरत भी नहीं है। बट अभी भी लुटेरे हिम्मत नहीं हारे थे, इसलिए बाकी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे। बट उनका रिजल्ट भी वही होता है जो कि उनका बॉस का हुआ था। यूजिन के पास वहां पर जितने भी लोग आ रहे थे हमला करने के लिए, वो सबके सर को धड़ से अलग कर चुका था। उनमें से एक लुटेरा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूजिन उसे भी नहीं छोड़ता। वो एक स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है जो कि डायरेक्टली जाके उसके चेस्ट पर लगता है। और सभी को खत्म करने के बाद वो चलते हुए कहता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा इंसान ऐसा क्यों करते हैं। जो भी उनसे ताकत से कमजोर होता है वो उनसे लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें अगर कोई वीक लग रहा है तो फिर अच्छे से पता करो उस इंसान के बारे में, क्योंकि क्या पता जो इंसान तुम्हें वीक लग रहा है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट हो। फिर पीछे मुड़े कहता है, फेलिड, जब मैं लिखना पढ़ना शुरू कर दूंगा और उसको अच्छे से समझ लूंगा तो फिर क्या है, इसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फेलिड खुद ही शौक में था, वो कभी भी इतना खून खराबा नहीं देखा है, वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है। और मुझे ये भी पता है तुम अभी कैसा फील कर पा रहे हो, लेकिन पहले जैसे ही मैंने कहा है तुम्हें जो बिलीव करना है वो कर सकते हो, बट मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप ब्लड भी तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। और दूसरे ही सीन में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर मार्केट के अंदर सभी लोग डिफरेंट टाइप का चीज को सेल कर रहे थे, जहाँ पर एक सेलर अपना हर्ब्स को बेच रहा था और उसका दाम था 20 ब्रोंज कॉइन पर बंडल। लेकिन उस मार्केट में एक प्रॉब्लम था, सभी दुकान वाले बहुत ही महंगे में अपना चीज को बेच रहे थे, जहाँ पर अलग मार्केट में उस चीज का हाफ प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका 2 गुना 3 गुना हो जाएगा उसका प्राइस। अगर इनको पूछो कि इतना प्राइस क्यों है तो फिर इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई ग्रेड का है, इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ही हाई है। फिर हमें वाटर स्पिरिट को दिखाते हैं जिसको भी बहुत ही मजा आ रहा था। वो पहली बार के लिए ऐसी मार्केट में आया है क्योंकि बहुत सालों तक उसको उसी जंगल में रहना पड़ा था, इसलिए अभी उसका एक्साइटमेंट बहुत ही हाई लेवल पर था। तभी फेलिड कहता है, सारे यूजिन, अगर आप प्लान कर रहे हो कि किसी चीज को खरीदने के लिए तो फिर मत खरीदिए, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग है, सभी चीज का प्राइस आसमान छू रहा है। मैं ये प्लेस पर कुछ बार आया था विलेज चीफ के साथ। यहाँ का जो शॉप का ऑनर है वो बहुत ही इरिटेटिंग है। पहली बात तो वो बहुत ही हाई प्राइस कहेंगे और वो लोग डिस्काउंट भी नहीं देंगे, उनका फिक्स प्राइस होता है, वो एक पैसा भी कम नहीं करते। इससे जब भी विलेज चीफ यहाँ पर आते हैं उनका मूड जाता जाता खराब हो ही जाता है। और तो और ये लोग रिफंड भी नहीं देते हैं, एक बार अगर तुम इससे कोई सामान ले लेते हो तो फिर तुम वापस नहीं कर सकते। लेकिन यूजिन मन में सोच रहा था, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे मनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता मैं केयरफुल रहूँ या फिर ना रहूँ, मैं यहाँ पर कुछ सामान तो बेच ही सकता हूँ। तभी फेलिड को कहता है, वेट ए मिनट, मैं जाके बात करके देखता हूँ एक बार। फिर शॉप के पास जाने के बाद अपने पास से कुछ लेदर को निकाल देता है और वो लेदर होता है ब्लैक वुल्फ्स का। फिर शॉप ओनर को कहता है, मैं ये लेदर को सेल करना चाहता हूँ, तुम इसका प्राइस बताओ, तुम इसका कितना दे सकते हो। फिर वो शॉप का ओनर कहता है, ये ब्लैक वुल्फ का लेदर है और वो भी इतने सारे तुम्हारे पास है, ये बहुत ही गजब बात है। फिर उस शॉप कॉर्नर यूजिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है
और पूरा ऑब्जर्व करने के बाद मन ही मन जज करता है कि इसका कपड़े इतने भी अच्छे नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल भी ट्रेडर तो नहीं हो सकता। इसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ये जरूर से एक वॉरियर होगा जो कि जंगल में ये सभी उल्फ को मारा होगा। इसको ठगना बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद वो यूजिन को कहता है, तुम्हारे ब्लैक उल्फ का जो लेदर है वो बहुत ही डैमेज हो चुका है, इसका कंडीशन बहुत ही बकवास है, हम लोग तो इसको यूज भी नहीं कर सकते अच्छे से, इसलिए मैं इसका बेस्ट प्राइस 18 सिल्वर कॉइन ही दे सकता हूँ। लेकिन वहां पर यूजिन बहुत ही गुस्सा हो चुका था और उसे गुस्से में देख रहा था अपने ओरे को रिलीज करते हुए। और जब वो शॉप ओनर इसको महसूस करता है, उसका भी पसीना छूट चुका था और मन ही में सोच रहा था इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका आंखें इतना रेड कैसे हो सकता है। इसके आंखें को देखकर लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक होगा। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है, ऑफकोर्स ये एक ब्लैक वुल्फ का लेदर है जो कि बहुत ही लिमिटेड होता है और बहुत ही मुश्किल होता है इसको पाना, इसलिए मैं इसका थोड़ा प्राइस बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी भी यूजिन सेटिस्फाई नहीं था, जो बात वो शॉप का ऑनर भी समझ चुका था और मन ही में सोच रहा था, अगर तुम डिससेटिस्फाई हो तो फिर कुछ बोलो ना, ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हो, तुम्हारे घूरना मेरा जान ले लेगा। फिर वो डरते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना, तो फिर मैं तुम्हारा थोड़ा प्राइस बढ़ा देता हूँ, मैं इसका बेस्ट 23 कॉइन दे सकता हूँ। लेकिन यूजिन इससे भी सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए अभी भी उसे घूर घूर के देख रहा था और उस शॉप का ऑनर भी समझ जाता है और कहता है, तुम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर मैं इसका प्राइस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 25 सिल्वर कॉइन कैसा रहेगा। बट अभी भी यूजिन कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए शॉप ओनर अपना प्राइस बढ़ा के 27 कॉइन कर चुका था। यूजिन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए वो डर के 28 कर चुका था। बट अभी यूजिन का आंखें रेड हो चुका था और बस उसे घूर के देख रहा था और वो शॉप का ऑनर बिल्कुल ही डर चुका था, इसलिए वो वहां पर हार मान जाता और कहता 30 सिल्वर कॉइन, मैं इसके आगे बिल्कुल नहीं जा सकता, यही मेरा लास्ट प्राइस है। यूजिन कहता है, चलो फिर ठीक है, इसी प्राइस में डील करते हैं। फिर दूसरे सीन में रात हो चुका था और वहां पर बैठ के यूजिन पढ़ने की कोशिश कर रहा था और पढ़ते हुए मन में सोचता है, भाई वहां पर कुछ वर्ड को रीड करना सीख चुका हूँ, फेलिड ने मुझे बेसिक वर्ड सिखा चुका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही पीछे हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि प्रॉपरली रीड करो तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। और वाटर स्पिरिट तभी कहता है, तुम्हारा क्लॉथ अभी डिसेंट लग रहा है, जब तुम किसी वैम्पायर के बारे में सोचते हो तो फिर उसका कपड़ा जनरली सिल्क से बनता है, बट तुम्हारा जो क्वालिटी है वो जबरदस्त क्वालिटी है, हालांकि थोड़ा महंगा तो था लेकिन ये तुम्हारे ऊपर सूट तो कर रहा है। और यूजिन कहता है, हाँ मैं पहले जिसको पहनता था वो बहुत ही खराब क्वालिटी का था, लेकिन अभी इसका क्वालिटी ग्रेट है और जिसे मैं ब्लैक वुल्फ का लेदर को बेचा हूँ वो सच में मेरे लिए अच्छा था और ये मार्केट इतना ही बुरा नहीं है जितना फेलिड कह रहा था, यहाँ तक कि वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी दे चुका था। और तभी वाटर स्प्रे कहता है, अच्छा तुम उस बुढ़ाऊ की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे लेदर को खरीदा था। हाँ वो अच्छा तो था लेकिन बस तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले जब वुजिन उसके दुकान में था तब वुजिन को कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में और वो क्या सोच रहा है, वो तो बस उसे देख रहा था, उसे ये भी पता नहीं था कि उसके लुक से वो डर रहा है। लेकिन इसी के कारण वो शॉप ओनर अपना प्राइस को बढ़ाता रहा। खुद यूजिन भी शौक में था उस टाइम और वहां पर वाटर स्प्रिट बहुत ही मजे कर रहा था और पैसों में नहा रहा था। तभी यूजिन कहता है, मुझे कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सनलाइट से बचना है, इसलिए मुझे पहनना पड़ता है कपड़े। लेकिन तभी वाटर स्प्रिट कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो और तुम पहले कैसा रहा करते थे मुझे पता नहीं, बट मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ, तुम एक वेम्पायर हो और वेम्पायर एक नोबेल के अंदर भी नोबेल होता है। वो एक लग्जरियस लाइफ जीता है और एक बड़ा सा महल में रहता है, उसका कपड़े भी बहुत ही महंगा होता है, उसके पास ढेरों सर्वेंट भी होता है और वो हमेशा फ्रेश ब्लड ही पीता है जैसे कि नॉर्मल पर्सन वाइन पीता है। अगर तुम इस वर्ल्ड में राइज करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे अंदर एम्बिशन होना चाहिए। और तभी यूजिन वाटर स्पिरिट को पूछता है, तुमने कहा था तुम पूरा जिंदगी उस छोटे से लेक में जिए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतना सारा कुछ जानते हो। तभी वो स्पिरिट कहता है, मैं ओरिजिनली स्पिरिट रियल में रहता हूँ, तुम्हें बताया था, और बहुत सारे वहां पर सीनियर भी होते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ही पीक पर जा चुके हैं और पीक पर जाने के बाद उनको मौका मिलता है स्पिरिट रियल में आने के लिए और कई बार वो वहां पर आते हैं और बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं और मैं भी वहां पर बैठ के उनके बातों को सुना करता था। और तुम एक वेम्पायर होने के नाते तुम एटलीस्ट 200 साल तो जिंदा रह सकते हो, इसलिए उससे पहले तुम एंशिएंट कैरेक्टर्स, इंपीरियल लैंग्वेज ये सबको सीख लो जो कि आगे जाके तुम्हें बहुत ही फायदा देने वाले हैं। तभी यूजिन उसे पूछ लेता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम इतना सारा जबकि मुझे ज्ञान दे रहे हो तभी तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता ही होगा। तभी स्पिरिट कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी यूजिन कहता है, तो फिर पानी प्रोड्यूस करने के अलावा तुम और कुछ कर भी सकते हो। उसी टाइम पीछे से फेलिडी आ चुका था और कहता है, सारे यूजिन मुझे माफ करना, मैं आपको वेट करवा दिया, लेकिन आप किसके साथ बात कर रहे हो, आप तो यहाँ पर अकेले हो। यूजिन कहता है, मैं तो बस अपने साथ ही बात कर रहा था, यहाँ पर कोई नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूं। और तुम्हारा पेट कैसा है, तुम्हारा पेट तो बहुत ही खराब हो चुका था। तभी फेलिड कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको मेरा इस टाइप का रूप को देखना पड़ रहा है। आज लंच में जब मैं रैबिट को बना रहा था तब बनाते बनाते मुझे याद आ चुका था सुबह की बात जब आप बैंडिट को मार रहे थे, इसलिए मेरा तबीयत और भी खराब हो चुका है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा किया नहीं या देखा भी नहीं। तभी यूजिन कहता है, डोंट वरी, मुझे पता है ऑर्डिनरी लोग ऐसे चीज को कभी देख नहीं पाते, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम होगा इसलिए ये सब हो रहा है। फिर फेलिड कहता है, फिर भी डोंट वरी, मैं इसको संभाल सकता हूँ, अभी भी मेरे पास स्टेमिना है और आज का रात भी बहुत ही लंबी होगी, मेरे पास कुछ पेन और पेपर है जिससे मैं आपको आज सिखा सकता हूँ कैसे लिखते हैं। फिर कुछ
देर तक फेलिड यूजिन को सिखाने लगता है। तभी यूजिन कहता है, क्या ये लिखना पढ़ना करना और इसे सीखना इतना इजी है? ये तो बहुत ही आसान था मेरे लिए। फिर फेलिड कहता है, वेल ये सब पॉसिबल हो सका क्योंकि आप ब्रिलियंट हो, आप जल्दी सीख लेते हो। सभी लोग कहते हैं मैं बहुत ही क्विकली लर्न कर लेता हूँ कुछ भी, बट फिर भी मुझे कुछ मंथ लग गया इस सबको सीखने के लिए, और नॉर्मली लोगों को 1 साल लग जाता है इस सबको सीखने के लिए। यूजिन कहता है, हाँ तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ ईजी लग रहा है मुझे। लेकिन उसे पूछता है, फेलिड क्या ये इनफ होगा? जब हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे तब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि अभी तक मैं बस थोड़ा सा पढ़ पाता हूँ और लिख पाता हूँ, मैं इतना भी फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ, और तुम एक नोबेल चाइल्ड हो। वहां पर पहुंचने के बाद तुम एक ही रात में एक नोबेल पर्सन बन जाओगे। फिर फेलिड कहता है, वेल मेरा मदर मुझे कभी इसके बारे में डिटेल में बताई नहीं है, और मैं कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं हूँ ज्यादा, बट फिर भी यहाँ पर मुझे कुछ भी रियल नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी भी एक ड्रीम में हूँ, और शुरू से ही मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि सार तिरुइन मेरा वेलकम के लिए वहां पर होंगे। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, और एक इंसान बाहर आते हुए कहता है, लगता है तुम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो। एक्चुअल में हम एक मुसीबत में पड़ चुके हैं और हम कैंप करने के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? और यूजिन और फेलिड दोनों इसको देख रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं, और वो इंसान मन में सोच रहा था इनके पास प्रॉपर वेपन और आर्मर भी है, यहाँ तक कि फॉर्मेशन डिसिप्लिन भी है, इनको पता है कैसे अच्छे से कैंप करते हैं और किस जगह पर कैंप करना चाहिए। फिर वो कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रुप में एक बच्चा भी है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और यूजिन मन में सोच रहा था ये जरूर से एक मर्सिनरी ही होगा, क्योंकि ये उसी तरह से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे झूठ बोल दूंगा तो फिर ये लोग मेरे ऊपर शक करने लगेंगे, इसलिए यूजिन यहाँ पर सच बोल देता है और कहता है हम लोग लॉर्ड टिरुइन के कैस्टल पर जा रहे हैं। और वो मर्सिनरी भी कहते हैं हम भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, और मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ क्यों नहीं हम लोग टीम बना लेते हैं और एक साथ ही उस डायरेक्शन पर जाए, तो हमारे दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। हम लोग तुमको कुछ अल्कोहल, वाटर और कुछ खाने के लिए मीट भी दे सकते हैं रास्ते में। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई एक बच्चा निकल के आता है और कहता है, कैप्टन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, और हाँ हम लोग ये जगह को लेने वाले हैं, इसलिए चुपचाप मेरे बातों को मान लो। और इसके धमकी से बस यूजिन घूर के देख लेता है इसे, और उसका कैप्टन इस सिचुएशन को समझ चुका था, इसलिए अपने लड़के को पीछे करते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, ये बच्चे का नाम है राबिन, ये न्यूली कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है हमारे मर्सिनरी के ग्रुप पे, इसलिए इसे पता नहीं है किस जगह पर क्या बोलना चाहिए। और मेरा नाम है पार्टेक, ये ग्रुप का कैप्टन हूँ मैं, और मैं क्या पूछ सकता हूँ आपका क्या नाम है? फिर यूजिन कहता है, मैं एक नाइट हूँ और मेरा नाम है जान यूजिन। और यूजिन के मुंह से नाइट का वर्ड सुन के वो लड़का उसका और भी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, कैप्टन पार्टेक तुमने सुना इसने क्या कहा? इसने बोला मैं एक नाइट हूँ। कौन है इसके बात को बिलीव करेगा? आपको किस एंगल से ये नाइट लग रहा है? ये तो कोई भी बता सकता है, ये नाइट बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर यूजिन के पास जाकर बोलता है, तुम मेरे साथ होनेस्ट हो सकते हो, तुम सच सच बताओ, तुम एक्चुअल में एक नाइट नहीं होना, और हाँ तुम्हारा नाम क्या था? जान यूजिन, यूजिन फैमिली से। मैं ये फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुमको ज्यादा ही झूठ बोल रहे हो? और इसका यह हरकत को देखकर यूजिन का दिमाग गर्म हो चुका था। फिर वो मन में ही सोचता है, मैं ऑलरेडी फेलिड को बता चुका हूँ मैं एक नाइट हूँ और मेरा बैक स्टोरी क्या है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर और झूठ नहीं बोल सकता और डिफरेंट बात भी नहीं बोल सकता इनको। और ये मर्सिनरीज यहाँ पर दूसरे रीजन की वजह से आए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एक नाइट हूँ या फिर नहीं, लेकिन अगर ये ऐसे ही मुझे प्रेशर देते रहे तो फिर सिचुएशन चेंज हो सकता है। और वैसे भी ये मर्सिनरी इतने ज्यादा भी नहीं है, मैं इन सभी को मार सकता हूँ एक साथ। इसलिए अपने तलवार पर अपना हाथ को रख देता है और पूरी तरह से रेडी था इनके ऊपर हमला करने के लिए। वो किसी भी वक्त अपने ओपोनेंट का गर्दन को काट सकता है, लेकिन ये सब करने से पहले ही जो मर्सिनरी कैप्टन था वो उस लड़के को रोक देता है और कहता है, रेवेन अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और तभी उसे थोड़ा पीछे लेकर एक जोरदार मुक्का चला देता है उसके ऊपर, जिस मुक्के की वजह से वो जाके दूर एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर उसे मारने के बाद वो यूजिन के पास जाकर माफी मांगता है और कहता है, सॉरी यूजिन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारे ग्रुप में नया नया ज्वाइन हुआ है, इसलिए उसके पास कुछ तमीज नहीं है बोलने का। फिर यूजिन कहता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी माफी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और तुम आसपास जगह देख लो और जहाँ चाहे वहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हो। फिर उनका कैप्टन कहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूजिन मन में सोच रहा था इसके बाद से इनको सस्पिशियस बहुत ही कम लगेगा, और इस शक को पूरी तरह से दूर करने के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नाइट बनना पड़ेगा, एक रियल नाइट। और ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद वो मर्सिनरी कुछ ही दूरी में ही उनका कैंप लगा देते हैं। और मर्सिनरी कैप्टन जिस लड़के को मारे थे वो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसका होश आ जाता है और उठते ही वो पागल हो चुका था और कहता है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है? फिर उनका कैप्टन कहता है, रेवेन क्या तुम बेवकूफ हो? तुम कैसे एक नाइट की तरफ बिना कुछ सोचे समझे हमला कर सकते हो, बिना किसी डर के? लगता है कि तुम अपनी जिंदगी बहुत लंबा जीत चुके हो। लेकिन अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता, कैप्टन पार्टेक मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वो एक नाइट है। और वहां पर फिर से कैप्टन उसके सर के ऊपर मारते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अभी तक होश नहीं आया है, तुम्हें ये बात पता है तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मेरी वजह से मैंने तुम्हें वहां पर बचा लिया था।
और यहाँ पर तुम्हारी वजह से हमारा पूरा मर्सिनरी ग्रुप मुसीबत में पड़ने वाले थे। फिर रेवन कहता है अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये मुझे इतना पावरफुल भी नहीं लग रहा, उसके पास तो बस एक छोटा सा स्वॉर्ड है। फिर उनका कैप्टन कहता है तुम हमेशा ऊपर का अपीयरेंस से ही जज करते हो, तुम्हें हमेशा एक स्टेप आगे जाकर उन्हें देखना पड़ेगा, अंदर से फील करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तुम पहले उसकी तरफ देखो, वो जो क्लॉथ को पहना है तुम्हें क्या लगता है उसका कितना कॉस्ट होगा? तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक हाई ग्रेड का क्लॉथ है, वो भी एक महंगा लेदर से। यहाँ तक कि इसका जो चीपेस्ट कॉस्ट है वो भी 10 सिल्वर कॉइन से ज्यादा है। और इतना महंगा सुन के राबेन शॉक हो चुका था और कहता है क्या ये एक्सपेंसिव है? फिर उनका कैप्टन कहता है हाँ तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, ये इतना एक्सपेंसिव है कि तुम्हें जो मंथली सैलरी मिलता है ये उसका 3 गुना होगा। और तुम ये भी देख सकते हो कि वो एक पेपर को रीड कर रहा है, यानी उसे लिखना पढ़ना आता है, इसलिए वो ऑर्डिनरी गाय नहीं हो सकता। प्लस तुम जो भी उसके बारे में बकवास कर रहे थे वो बस थोड़ा ही क्लोज था अपने स्वॉर्ड को निकालने के लिए। अगर वो एक बार स्वॉर्ड को निकाल देता तो फिर हम सभी डेड हो जाते। हम सभी का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो जरूर से मर जाते वहां पर। फिर रेबेन पूछता है लेकिन ये सब कुछ बात आपको कैसे पता? तभी कैप्टन कहता है तुम जब उस टाइम बकवास कर रहे थे और इधर उधर बात कर रहे थे तब मैं नोटिस किया था उस नाइट का जो राइट हैंड था वो अपने क्लोथ के अंदर था, यानी वो जरूर से अपने स्वॉर्ड को निकालने वाला था। और उसके साथ उस टाइम उसका एक पैर भी पीछे गया था, मतलब कि वो अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ चुका था और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इक्वल करके अपने स्वॉर्ड को निकालने ही वाला था। तुम्हें पता ही है कि ऐसा स्टैंड होता है जिससे अटैक मिस नहीं होता। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम बस इतना समझो कि तुम मरने वाले थे और तुम्हें मैं बचा लिया। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद रेवन कहता है कैप्टन मुझे पता है आप भी स्ट्रांग हो, आप चाहो तो उसके साथ लड़ाई कर सकते हो और उसे जीत भी सकते हो, मेरे लिए तो आप सबसे स्ट्रांग हो। लेकिन उसका कैप्टन कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक नाइट कितना टेरिफाइंग होता है। एक नाइट अपने जन्म से ही एक लकड़ी का स्वॉर्ड पकड़ता है और वो अपना पूरा लाइफ अपने ओपोनेंट को प्रोफेशनली कैसे किल किया जाए उसको सीखने में लगा देता है। वो यहाँ तक कि अननोन डेंजर में भी एंटर करते हैं और वहाँ का मुश्किल को पार करके वो सबसे आगे खड़े होते हैं। वो लोग वहाँ पर अपना लाइफ एंड डेथ को फेस करते हैं जिससे वो और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपना मिलिट्री अचीवमेंट को गेन करते हैं और सभी ह्यूमंस के ऊपर चले जाते हैं और इस लेवल तक जो लोग सर्वाइव कर पाएंगे उनको नाइट बोला जाता है, जो कि नोबेल्स के आंखों में आते हैं और उन्हें नोबेल्स के द्वारा हायर किया जाता है। यहाँ पर कई तरीके का नाइट होता है, पर्सनल नाइट, इंपीरियल नाइट, बहुत टाइप का नाइट होता है। तुम्हारे स्किल के हिसाब से यहाँ पर नाइट चूज होता है और फाइनली वो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट रिसीव करते हैं। और एक नाइट को इसी तरीके से बिहेव करना वो एक सीरियस क्राइम होता है। अगर वो एक रियल नाइट हुआ, वो यहाँ पर अगर फेक नाइट भी हो तो भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद से लग रहा था कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो स्वॉर्डमैनशिप से तो फिर कोई भी पब्लिक में जाकर केयरलेसली ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं एक नाइट हूँ, क्योंकि वो सभी की नजर में आ जाएगा और उसको ही मुश्किल होगी इससे निकलने के लिए। तुम्हें क्या लगता है जो लोग नाइट बनने के लिए जाते हैं उनमें से कितने लोग जिंदा रह पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं, उनमें से कुछ ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कि नाइट बन पाते हैं। और अगर तुम्हें कोई नाइट 20 साल के नीचे दिख जाए तो फिर इसका मतलब उसका स्किल बहुत ही हाई है, वो बहुत ही कम ही उम्र में एक नाइट बन चुका है। फिर रेबेन यूजिन को देखते हुए कहता है कैप्टन क्या तुम्हें लगता है वो इतना स्ट्रांग होगा? और उसका कैप्टन भी कहता है हाँ प्रोबेबली हो सकता है। और उसके साथ उसने ये भी बोला कि वो लॉर्ड तिवारी के कैस्टल में जा रहा है और मैंने ये सुना है वो लोग बहुत जल्दी एक डेंजन को ओपन करने वाले हैं और ये डिस्कवर बहुत समय पहले नहीं हुआ है, कुछ ही दिनों पहले ही हुआ है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये नाइट जरूर से उसी डेंजन की वजह से ही जा रहा होगा, जबकि हमारा डेस्टिनेशन सेम है तो फिर हमारा जरूर से उसके साथ दोबारा से मुलाकात होगा। और ये सभी बातें यूजिन सुन रहा था, क्योंकि वो एक वेम्पायर है तो बहुत ही दूर होने वाली बातें भी उसे आसानी से सुनाई दे रहा था। फिर वो मन में ही सोचता है अच्छा हुआ मैं बहुत ही दूर से भी बातें सुन सकता हूँ। और बात रही नाइट की, तो फिर एक नाइट वार्ड बस वार्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर इतना ताकत है। मुझे आज पता चला। अभी के लिए तो मेरा प्लान सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ प्रिपरेशन को करना पड़ेगा ताकि सभी लोग मेरे बातों को बिलीव करें। यहाँ पर रेवेन के अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी लोग प्रॉपर एक मर्सिनरी माना जाता है। तो फिर तिरुइन फैमिली इस टाइप के मर्सिनरी को क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि फेलिट को जो लेने के लिए आए थे वो सभी कचरे थे। या फिर तिरुइन फैमिली अपना सोल्जर को भी यूज कर सकते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऑड है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर वहां पर यूजिन अपने जगह से उठ के वो कैप्टन की तरफ आ रहा था और रेबेन इसको देखते हुए कह रहा था ये यहीं पर ही क्यों आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं ये मुझे मारने के लिए आ रहा है? लेकिन यूजिन वहां पर आने के बाद अपने मार्क्स को उतारता है। फिर बोलता है मैंने ये सुना है कि तुम तिरुइन कैस्टल की तरफ जा रहे हो, जबकि हमारा डेस्टिनेशन सेम है, तो फिर हम दोनों साथ में क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं? और हम जैसे ही जानते हैं ये थोड़ा हैंडसम है, इसलिए अपने मार्क्स को उतारने के बाद इतना साइन करता है कि कैप्टन और उस रेबेन का आंखें चौंध दिया जाती है। फिर हमें मार्टेला नाम का जगह को दिखाया जाता है जो कि तिरुइन फैमिली का ही जगह था और यहाँ पर यूजिन आ चुका था
था। फिर मार्केट में जाते हुए सोच रहा था कि फॉर्चुनेटली सभी लोग बिलीव कर चुके हैं कि मैं एक नाइट हूँ। अगर हम हमारा डेस्टिनेशन तक साथ में ट्रैवल करते हैं तो फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे निकल सकता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या होगा मुझे ये बात पता नहीं है। फिर वाटर स्पीड वहां पर आते हुए कहता है, सर यूजिन, आपने जैसा कहा था वो मर्सनरी के पीछे में पड़ चुका था और रास्ते में आते हुए सभी उसका बातें मैं सुन रहा था। फिर यूजिन उसे पूछता है, तो फिर तुम्हारे पास कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो? फिर वाटर स्पीड से यूजिन को पता चलता है लॉर्ड तिरुइन का कंडीशन बहुत ही बुरा है। वो इतना बुरा है कि वो कल भी मर सकते हैं, मतलब उनका बचने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके साथ एक न्यू डेंजन यहाँ पर डिस्कवर हुआ है इसी जगह पर। अगर वो डेंजन को क्लियर कर देते हैं तो फिर उनके लिए एक फॉर्च्यून की बात होगी। लेकिन जो अभी का तिरुइन फैमिली है उनके पास ना ही इनफ मनी है ना ही इनफ ट्रूप्स है, इसलिए अभी तक वो डेंजन को ओपन नहीं कर पाए हैं। फिर यूजिन मन में सोच रहा था एक न्यू डेंजन यहाँ पर ओपन हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है अभी। तभी वाटर स्पीड कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर लॉर्ड तिरुइन अभी मरने वाले हैं तो फिर ये बच्चे का क्या होगा? अभी ये बच्चा अनाथ नहीं होने वाला, जबकि उसका मदर भी मर चुका है और फादर भी मरने वाले हैं। लेकिन यूजिन कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम इतना था कि ये बच्चे को यहाँ पर पहुंचाना, उसके बाद से मेरा काम खत्म हो चुका है। तभी वाटर स्पीड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, सुनो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर इसका फादर मरने के बाद इसको भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा और वो रास्ते में भटकता फिरेगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है उसका जो ब्रदर है वो इसे मारने की कोशिश करे। फिर यूजिन भी इसको देख रहा था और मन ही में सोचता है यहाँ पर लॉर्ड तिरुइन फेलिड को इस टाइम बुलाए हैं क्योंकि वो जरूर से अपने लास्ट वक्त में अपने बेटे के चेहरे को देखना चाहते होंगे। और अभी से ही तुम्हारा फेथ और मेरा फेथ दोनों ही चेंज होने वाला है। फिर कुछ देर बाद वो लोग पहुंच चुके थे कैस्टल के पास। वो कैस्टल का नाम था रोज कैस्टल और ये तिरुइन फैमिली का कैस्टल था। फिर वहां पर पहुंचने के बाद यूजिन चारों तरफ देखता है, वो कैस्टल बहुत ही बड़ा था और मन में सोचता है मैं जितना एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी बड़ा है। और वाटर स्पीड बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोल रहा था, तुम्हें बहुत जल्दी अपने रैंक को क्लाइम करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस तरीके से कैस्टल में रह सकते हो और तुम्हारे साथ मैं भी फ्री में रह जाऊंगा। लेकिन इसके बातों से यूजिन बहुत ही परेशान हो चुका था, इसलिए उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम अपना मुंह चलाना बंद करो और चुपचाप अंदर चले जाओ जहां से तुम आए थे। और तभी वहां पर कोई कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो वो हमें बताओ, तभी जाके तुम्हें कैस्टल में एंट्री मिलेगा। फिर मर्सिनरी का जो कैप्टन था वो कहता है, हम लोग एक मर्सिनरी ट्रूप हैं जिसको पाइलिन कंपनी ने यहाँ पर सेंड किया है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो और आपका नाम क्या है? फिर वो इंसान कहता है, मेरा नाम है कामारा तिरुइन, ये तिरुइन का हायर हूँ मैं। फिर हमें इसके बारे में बताया था, ये सबसे बड़ा बेटा है तिरुइन फैमिली में। फिर वो मर्सिनरी को पूछता है, तुम्हारे पीछे जो भी कैरेज में है क्या ये वही सामान है जो हमने मंगाया था? फिर वो मर्सिनरी कैप्टन कहता है, हाँ आपने सही कहा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सेफली इसको यहाँ पर ले आ चुके हैं। फिर वहां पर कामारा कहता है, तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और सभी सामान को अनलोडिंग करो। फिर यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग अलग हो या फिर इसके साथ ही आए हो? अगर अलग हो तो फिर तुम अपना काम बताओ। और यूजिन आ गया तो ये कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एक नाइट हूँ, मेरा नाम है जांग यूजिन। फिर कामारा कहता है, एक नाइट, अच्छा तुम अपना काम बताओ। फिर वो बोलने ही वाला था कि वो फेलिड को यहाँ पर लेके आया है, लेकिन उससे पहले ही कोई चिल्लाते हुए आता है और बोला था, कामारा तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? लेकिन ये वॉइस को सुनने के बाद यूजिन पहचान जाता है और कहता है, ये बहुत ही जानी पहचानी वॉइस है, ये वॉइस तो उसी की ही है। फिर वो आते हुए कहता है, कामारा मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, जो भी यहाँ पर आउटसाइडर आ रहे हैं उसका देखभाल करने का ड्यूटी मेरा है। और इसको देखने के बाद यूजिन को पता चल चुका था ये कौन है और वो कभी भी ये वॉइस को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले लाइफ में जो पहला पर्सन था उसे डिस्कवर करने वाला वो यही था और ये वैम्पायर हंटिंग यूनिट का कमांडर है। ये जंग डेरिड के साथ मिलकर मुझे बहुत ही परेशान किए हैं और जंग डेरिड वही पर्सन था जो कि लास्ट में यूजिन को मारा था और इसका नाम था नाइट भर्टल तिरुइन, सेकंड सन ऑफ तिरुइन फैमिली। और यहाँ पर एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है जो कि लगता है कि एक विलियन बनेगा आगे जाके। अगर इसमें अच्छा व्यूज आया तो ही जगह मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चलो फिर अभी ये वीडियो खत्म करेंगे यहीं पर ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।